नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, हो सकता है सुपड़ा साफ। दुर्गा पर बयान देकर फंसे बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और हमलावर हो गई है भाजपा पर तृणमूल कांग्रेस। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि प्रियंका गांधी मथुरा और मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान पंचायत में होंगी शामिल, किसानों को करेंगी संबोधित। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि असम में दहाड़े राहुल गांधी, कहा चाहे कुछ भी हो जाए नहीं लागू होने देंगे नागरिकता कानून। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल और असम के चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। दुर्गा पर बयान देकर फंसे बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, हमलावर हुई टीएमसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राम बनाम दुर्गा पर सियासी तूफान मचा हुआ है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के मंच पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने मां दुर्गा को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। उसी के बाद से टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। देवी दुर्गा पर दिलीप घोष का जो ज्ञान सामने आया, उसे मंच पर बैठी टीएमसी सांसद काकोली घोष ने शर्मनाक बताने में जरा भी देर नहीं की और आरोप लगाया कि हिंदुत्व का नारा देने वाली पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। ये बयान पूरे हिंदू समाज और संस्कृति का अपमान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी मथुरा और मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान पंचायत में होंगी शामिल, किसानों को करेंगी संबोधित। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहारनपुर के अब मथुरा और मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान पंचायत में शामिल होंगी। 19 फरवरी को मथुरा में किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं अगले दिन 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आयोजित की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों की पंचायतों में शामिल होंगी और किसानों को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा अब 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। चर्चा है कि पार्टी ने उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी घोषित करने की योजना बना ली है। इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी यूपी के सभी जिलों में पुराने समर्थक और प्रबुद्ध जनों से मिल रही हैं। बीते दिनों प्रियंका गांधी सहारनपुर में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल हुई थी। यहाँ उससे उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला था। इसके बाद मौनी अमावस्या के दिन प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रयागराज यात्रा पर पहुंची। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के माघ मेले में संगम पर आस्था की डुबकी लगाई थी। साथ ही शंकराचार्य के आश्रम जाकर उनसे आशीर्वाद भी लिया था। यात्रा को निजी बताकर प्रियंका गांधी यहां तकरीबन पूरे वक्त चुप्पी साधे रही। हालांकि चुप रहकर भी वह यूपी की सियासत में शोर मचाते हुए बड़ा सियासी संदेश देने में जरूर सफल रही। प्रियंका गांधी 15 फरवरी यानी सोमवार को बिजनौर भी जा सकती हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव चौधरी यशपाल सिंह ने बताया कि मेरठ और बिजनौर जिले में 15 फरवरी को किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रियंका गांधी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका के आगमन से पहले कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। बिजनौर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान ने बताया कि प्रियंका गांधी 15 को चांदपुर में रामलीला मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम में बोले राहुल गांधी, चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं होगा सीएए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को असम में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फील्ड से जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने असम के पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता तरुण गोगोई की काफी तारीफ की। राहुल ने कहा कि अवैध इमिग्रेशन एक मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि इस मुद्दे को वे खुद सुलझा सकते हैं। राहुल ने कहा असम के लोगों को एकजुट किया। इससे पहले हिंसा के चलते इस बात की कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी कि कोई व्यक्ति जनसभा से घर वापस लौट पाएगा कि नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान और चीन सीमा पर युद्ध जैसे हालात, सेना का मनोबल गिराने में लगी मोदी सरकार। एके एंटनी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर कांग्रेस पार्टी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। भारत अपनी जगह से पीछे हट गया और चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा, देश में पहली बार सरकार ने सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जो दी जा रही है। यह पहली बार है जब भारत को एक साथ दो जगह युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एक भारत पाकिस्तान सीमा पर और दूसरा चीन के साथ पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व रक्षा मंत्री ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना को पीछे हटाने के लिए हुए समझौते पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चीन के सामने झुक गई, जिसके चलते हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा है।
देश की कमजोर सरकार सेना को कमजोर बनाने पर तुली हुई है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के वीर जवानों की शहादत को अपने चुनावी प्रचार में उपयोग करने वाली सरकार ने रक्षा बजट में नाम मात्र वृद्धि कर भारत के सैनिकों को आत्मनिर्भर होने को मजबूर किया। वर्तमान सरकार सेना को कमजोर बनाने में जुटी हुई है, हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संजय राउत का पीएम पर निशाना, आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल को बताया स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सामना के रोक टोक कॉलम में राउत ने पीएम मोदी के आंदोलन जीवी शब्द के इस्तेमाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश में आंदोलन का तमाशा बना दिया है। वह देश में विरोध प्रदर्शन चाहते ही नहीं है, वे चुप कराया गया लोकतंत्र चाहते हैं। इमरजेंसी से लेकर अयोध्या आंदोलन तक, महंगाई से लेकर अनुच्छेद 370 हटाने तक बीजेपी ने आंदोलन किया था। पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारियों की आंदोलन जीवी कहकर स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाया है। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर सबसे बड़े आंदोलन जीवी थे। संजय राउत ने किसान आंदोलन की तुलना गोधरा कांड से की। उन्होंने कहा दिल्ली की सीमा पर हो रहा किसान आंदोलन शांत और नरम है। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी और अमित शाह आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी के बाद यही लोग हिंदुओं के मसीहा बने थे। पीएम मोदी के परिप्रेक्ष्य से गोधरा कांड त्वरित था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे त्वरित नहीं बताया था। इसी गोधरा कांड के चलते पीएम मोदी और अमित शाह दिल्ली की गद्दी तक पहुंचे। उस घटना की तुलना में किसान आंदोलन काफी शांत और नरम है। संजय राउत ने लिखा है कि किसानों के आंदोलन की अवहेलना की जा रही है, क्योंकि ये बाजारवाद और पूंजीवादियों के खिलाफ है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसान स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए थे। साराबंदी और बारडोली सत्याग्रह में किसान भी शामिल थे और इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सिर्फ पटेल की प्रतिमा स्थापित करने से क्या होगा। राउत ने राम मनोहर लोहिया के विचारों को याद करते हुए लिखा है कि लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन ये सड़कें शांत हो गईं, देश की संसद आवारा हो जाएंगी। आज उनका यह कथन सही साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार लोगों को सड़क पर प्रदर्शन करने देना ही नहीं चाहती है। वह प्रदर्शनकारियों को आंदोलनजीवी कह रहे हैं। यह सिर्फ किसानों का ही अपमान नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए आंदोलन में शामिल लोगों का भी अपमान है। राउत ने लिखा, दिल्ली में निर्भया मामले के बाद बीजेपी सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब अगर कोई निर्भीक होकर आवाज उठाता है तो चुप करा दिया जाता है। हाथरस की घटना इसका उदाहरण है। अयोध्या में राम मंदिर सैकड़ों कार सेवकों के बलिदान के बाद बन रहा है, तो क्या हम इन शहीदों के लिए भी कहें कि इनके पीछे विदेशी ताकतें थी और ये सभी आंदोलनजीवी थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में राहुल गांधी ट्रैक्टर चला बोले, कृषि कानूनों के जरिए पीएम मोदी 40% कृषि व्यापार अपने 2 मित्रों के हवाले करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों से संवाद करने राजस्थान पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को खुद ही ट्रैक्टर चलाया और ऊंट गाड़ी पर भी चढ़े। अजमेर के पास रूपनगढ़ में कांग्रेस के द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में ट्रॉलियों को जोड़कर बनाए गए मंच से ही राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस नेता वहां रखी चारपाइयों में से एक चारपाई पर बैठे। बाद में राहुल गांधी मंच के सामने बने घेरे में ट्रैक्टर की ड्राइवर सीट पर बैठ गए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी ट्रैक्टर पर बैठे और राहुल गांधी ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए काफी देर तक ट्रैक्टर चलाया। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में किसान अपने अपने ट्रैक्टर को लेकर पहुंचे थे। वहां मंच भी बड़ी बड़ी ट्रॉलियों को जोड़कर बनाया गया था। मंच पर बैठने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के संबोधन के बाद वहां कुछ चारपाइयां रखी गई। मंच के पास पीने के मटके भी रखे गए थे। यहां से मकराना जाते हुए पर्वत सर के पास राहुल गांधी का स्वागत किया गया। वहां राहुल गांधी ने विशेष रूप से सजाए गए ऊंट गाड़ी पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया। इस अवसर पर राहुल गांधी का स्वागत गेहूं की बालियों पर बना गुच्छ देकर किया गया। इससे पहले गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इनके जरिए वे 40% हिंदुस्तान के कृषि व्यापार को अपने 2 मित्रों के हवाले करना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आज निकालेंगे कैंडल मार्च, आंदोलन तेज करने के लिए भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान मोर्चा के नेताओं ने एक सुर में केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई है। मंच से 14 फरवरी को देश भर में कैंडल मार्च निकालने, 16 को सर छोटू राम का जयंती पर समारोह मनाने और 18 फरवरी को दोपहर 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जीविका बचाने की लड़ाई है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए वह आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान जहां आंदोलन को विस्तार देने की रणनीति में जुटे हैं, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हिंसा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है।
मोर्चा का कहना है कि किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर शनिवार को प्रेस वार्ता कर मोर्चा के नेताओं ने कहा कि जिन किसानों को पुलिस ने नोटिस दिए हैं वे सीधे पेश नहीं हो सकते हैं, इसलिए वे मोर्चा द्वारा गठित कानूनी प्रकोष्ठ से संपर्क करें। सेल के सदस्य कुलदीप सिंह ने कहा कि किसानों के खिलाफ दर्ज कथित फर्जी मुकदमों की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराई जाए। एक अन्य नेता रविंद्र सिंह ने कहा कि किसानों पर लूट, हत्या के प्रयास और डकैती जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक किसान की कानूनी मदद की जाएगी। मोर्चा ने घोषणा की है कि जेल में बंद प्रत्येक किसान को कैंटीन खर्च के लिए 2000 रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चे की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, भाकियू हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि आंदोलन को 80 से ज्यादा दिन हो गए हैं। करीब 125 किसान नेता जेल में हैं और 27 लोग लापता हैं। 26 जनवरी को ही घटना 14 FIR दर्ज हुई है। आरोप में पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता विश्वजीत दास पार्टी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य बीजेपी आलाकमान से नाराजगी के कारण वे घर वापसी करेंगे। हालांकि विश्वजीत दास ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। रैली के मंच पर नहीं मिली थी जगह। बता दें कि ठाकुर नगर में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा स्थल के पास जाने से उत्तर बनगांव के भाजपा विधायक विश्वजीत दास को रोक दिया था, जिसके बाद दास ने प्रेस वार्ता कर इसके लिए स्थानीय सांसद शांतनु ठाकुर को जिम्मेदार बताया था। हालांकि इस घटना पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बयान भी दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन से भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन से भाजपा के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने की अपील की, ताकि ज्यादा खतरनाक भाजपा को राज्य में अपने पैर पसारने का मौका ना मिल सके। हालांकि वाम दलों और कांग्रेस ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया और टीएमसी को भाजपा की बी टीम करार दिया। पिछले एक महीने में यह दूसरी बार है जब टीएमसी ने वामपंथी दलों और कांग्रेस से राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की है। भाजपा ने इस प्रस्ताव पर खुशी व्यक्त की और कहा यह साबित करता है कि राज्य में टीएमसी के सामने भगवा पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। पश्चिम बंगाल के संसदीय मामलों के राज्य मंत्री तापस रॉय ने कहा, अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा विरोधी हैं, तो उन्हें भगवा पार्टी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी और टीएमसी का विरोध कर उन्हें बंगाल में ज्यादा खतरनाक भाजपा को आमंत्रित करने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्हें त्रिपुरा की स्थिति को देखना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या करना है। यह पहली बार नहीं है जब टीएमसी ने भाजपा से लड़ने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ एक मजबूत मंच के पक्ष में बात की है। कई अन्य टीएमसी नेताओं ने भी पहले इसी तरह की अपील की। टीएमसी के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान ने बंगाल में भाजपा के उभार के लिए तृणमूल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, टीएमसी के साथ गठबंधन करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 वर्षों से हमारे विधायकों को फंसाने के बाद टीएमसी अब हमारे साथ गठबंधन में क्यों दिलचस्पी ले रही है? ममता बनर्जी के कारण ही भाजपा बंगाल में इतना बढ़ पाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल, CAA पर सियासी रार, सीएम पिनराई विजयन बोले, राज्य में लागू नहीं होगा नागरिकता संशोधन कानून। जी हां दोस्तों, केरल में होने वाले चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून पर सियासी रार होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद देश में CAA लागू करने की बात कही है, वहीं केरल के मुख्यमंत्री ने इससे साफ इनकार कर दिया है। सीएम पिनराई विजयन का कहना है कि केरल में CAA लागू नहीं होगा। राज्य सरकार का मत स्पष्ट है, हम CAA लागू करने के पक्ष में नहीं है। विजयन का यह बयान अमित शाह के उस बयान के ठीक एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद CAA लागू किया जाएगा। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की कसरगोड में यात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान CPIM के राज्य सचिव विजय राघवन भी मौजूद थे। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे सीएम विजयन ने यह ऐलान किया कि राज्य में CAA लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने CAA को लेकर बात करनी शुरू कर दी है, हमने पहले ही अपने मत स्पष्ट किए हैं। गृह मंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन के बाद CAA लागू करने का ऐलान किया है। केरल की सरकार केंद्र के इस फैसले का समर्थन नहीं करती है। हम केरल में CAA लागू नहीं करेंगे। हम इस फैसले के साथ ना खड़े हैं, ना ही इसे राज्य में लागू करें। हम मजबूती से इस पक्ष के साथ खड़े हैं कि राज्य में CAA लागू नहीं किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, दर्शनपाल का ऐलान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह यूपी के टोल प्लाजा भी फ्री कराएंगे किसान।
जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर हुई बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि अब यह आंदोलन और तेजी से बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में देश भर के किसान एकजुट होकर लगातार सरकार पर दबाव बनाएंगे। किसान महापंचायतों को भी बढ़ाया जाएगा। इन काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश का किसान एकजुट है। आज बॉर्डर पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शन पाल और बलवीर सिंह राज्यपाल के बीच बैठक हुई। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की तरह किसान जल्द ही यूपी के टोल प्लाजे भी फ्री करवाएंगे। इसको लेकर किसान संगठनों के साथ बातचीत चल रही है और जल्द ही इसका दिन भी घोषित किया जाएगा। दर्शन पाल ने बताया कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च व मशाल जुलूस व अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 फरवरी को किसान मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे और 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक देश भर में रेल रोको कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज फिर दोहराया कि कृषि कानून रद्द होने के बाद ही घर वापसी होगी। टिकैत ने कहा कि सरकार अगर किसानों के साथ बातचीत करना चाहती है तो सिंगू बॉर्डर पर आकर बातचीत कर सकती है। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 80वें दिन भी जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा डिप्टी सीएम दुष्यंत के इस्तीफे पर बोले पिता अजय चौटाला, कहा अगर इससे हल निकलता है तो अभी दे दूं। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ किसानों की लड़ाई को आज 80 दिन हो गए हैं। दिल्ली के बॉर्डर एरिया में किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों का समर्थन हासिल है। कृषि कानून के खिलाफ कई विधायक भी किसानों के हित में अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। यहाँ तक कि किसानों का समर्थन करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दे दिया। इन सबके बीच जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग करने वालों को जबरदस्त जवाब दिया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता और अभय सिंह चौटाला के भाई अजय चौटाला ने कहा कि क्या अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे से कुछ हल निकला है? दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मेरी जेब में है, अगर उससे हल निकलता है तो मैं अभी दे देता हूं। चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे को हल करना चाहिए या फिर जिन हरियाणा के 10 सांसदों ने इस बिल को पास करवाया है वो अपना इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि इस्तीफे से इस समस्या का हल नहीं हो सकता, इसका केवल चर्चा से ही समाधान संभव है। चौटाला ने कहा कि दोनों पक्षों को अपनी जिद छोड़कर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए ताकि इस परेशानी का जल्द से जल्द समाधान हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिंकू शर्मा मर्डर केस, आपने गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कहा बीजेपी के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बुधवार रात बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई है। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परसों दिल्ली में एक परिवार के सामने कुछ लोगों ने मिलकर परिवार पर हमला किया और उनके बेटे रिंकू शर्मा का निर्मम हत्या कर दी गई। इससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। रिंकू शर्मा की हत्या पूरी मानवता को शर्मसार करती है। दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए और इसकी एक मिसाल बननी चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि एक दिल्ली वासी और विधायक के तौर पर चिंता होती है कि दिल्ली में हत्याओं की खबरें आम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो एक समुदाय समझता था कि वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन जैसे इनके राज को 6 साल हुए तो मुस्लिम के साथ दलितों में भी असुरक्षा की भावना आने लगी। भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के राज में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। 3 महीने पहले राहुल राजपूत की निर्मम हत्या हुई थी। महिला मित्र के सामने लोग उससे पीटते रहे। जब वो पुलिस के पास गई तो पुलिस वाले चाय पीते रहे लेकिन मदद नहीं की। क्या गृह मंत्री ने उस मामले में पुलिस वालों पर कार्रवाई की? इन हत्याओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी जिम्मेदारी है। इनकी नाक के नीचे हत्याएं हो रही हैं और पुलिस होने दे रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे हिंदू बच्चों की जान ले रहे हैं। दिल्ली में लगातार हत्याएं हो रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू बच्चों की जान मत ले। हमारे बच्चों को इसलिए मत मरवाओ ताकि राजनीतिक रोटियां सेक सको। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 1 महीने में जो कुछ भी घटा है, जो नफरत सिख समुदायों के प्रति दिखी है, जिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उन्हें भी डर है कि ये भाजपा कुछ न कुछ करके सिख समुदाय पर और हमला करवाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
ममता के भतीजे अभिषेक बोले, टीएमसी जीतेगी 250 से अधिक सीटें, बीजेपी के लिए दोहरा आंकड़ा पार करना मुश्किल। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को दावा किया कि टीएमसी 250 से अधिक सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा के लिए दोहरे अंक का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल होगा। बनर्जी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में आने के भाजपा के दावे के जवाब में यह बात कही। अप्रैल मई में बंगाल के 294 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव होने हैं। बनर्जी पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दोहरे इंजन वाली सरकार, केंद्र के साथ साथ राज्य में भी एक ही पार्टी की सरकार चलाने का भगवा पार्टी का दावा ममता बनर्जी की एकल इंजन वाली सरकार की शक्ति के आगे औंधे मुंह गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और पार्टी 50 साल तक सत्ता में रहेगी। डायमंड हार्बर के सांसद ने कहा, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनेगा। टीएमसी सदस्य के रूप में दिनेश त्रिवेदी के शुक्रवार को राज्यसभा से इस्तीफे का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि त्रिवेदी कह रहे थे कि उनका दम घुट रहा है, उन्हें जाने दीजिए और भाजपा के आईसीयू में भर्ती होने दीजिए। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा भाजपा का एक चुनावी पैंतरा है और उसका कोई विकास का एजेंडा नहीं है। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानती है। उन्होंने कहा वे जय श्री राम कहते हैं, ना कि जय सिया राम। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे महिलाओं को सम्मान देना नहीं जानते हैं। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेता बाहरी लोगों का एक झुंड है जो बंगाल की संस्कृति से अवगत नहीं है और लोगों को भ्रमित करने के लिए फर्जी खबरें फैला रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।